नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, देश के लगभग 1,19,00,000 जो कर्मचारी है और जो पेंशनर्स हैं, इसके अलावा उनको आज केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। डीए का जो है वो ऐलान किया है, लेकिन प्रदेश में कहीं ना कहीं 13% डीए तो पहले से ही पेंडिंग है। 2% आज केंद्र सरकार ने डीए अपने कर्मचारियों को दे दिया है। तो ऐसे में प्रदेश के कर्मचारियों का भी अब जो लंबित डीए है वो कहीं ना कहीं बढ़कर के 15 हो चुका है, 15% हो चुका है। तो केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की सौगात दी, हालांकि इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन बात वही है कि अब इनको जो है वो डीए और जो एरियर के साथ जो है वो डी देने का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर है आज की। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वेस्ट बंगाल में हैं और आज उन्होंने वहां पर प्रेस वार्ता की है। भाजपा पर कई जुबानी हमले बोले हैं, वो आपको बताएंगे, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। देश के 1.19 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीने से ज्यादा समय से जिसका इंतजार था, आज केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही महंगाई भत्ता मूल वेतन के 58% से बढ़कर 60% हो गया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बढ़ा हुआ जो महंगाई भत्ता है वो केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से ही देगी, ये लागू माना जाएगा। और उन्हें अप्रैल महीने के अलावा जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 3 महीने का जो एरियर है बकाया वो भी मिलेगा। देश के करीब 49 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और 68 लाख से अधिक जो पेंशनर्स हैं, जो 1 करोड़ से अधिक बनते हैं, इनको महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का जो इंतजार है वो काफी लंबे समय था। यह वित्त वर्ष 2025-26 का अंतिम डीए हाइक है, जिसका ऐलान होने में देरी को लेकर कर्मचारी पेंशनर्स जो है वो पशुपेश में थे। कर्मचारी और पेंशनर से जुड़े कई संगठन लगातार इस देरी का विरोध भी जता रहे थे। कुछ संगठनों ने इसको लेकर सरकार को पत्र भी लिखा था। वहीं पिछले कल कई विभागों के कर्मचारियों ने लंच आवर में प्रदर्शन भी किया था। अब जबकि केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 2% बढ़ोतरी कर दी है, मंजूरी दे दी है, तो कर्मचारियों और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए अब जो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल डीए के तौर पर मूल वेतन के 58% की दर से राशि मिलती है। अब 2% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है, तो अब यह 60% हो जाएगा। कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 60% डीए मिलेगा, जबकि पेंशनर्स को उनके मूल पेंशन का 60% डीआर मिलेगा। वही हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का डीए 13% तो पहले ही पेंडिंग है, अब 2% और जुड़कर यह 15% लंबित हो गया है पेंशनरों का भी। ऐसे में प्रदेश में मौजूदा समय में जो वित्तीय हालात बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी नहीं लग रहा है कि प्रदेश में डीए मिलेगा, और यह 15% डीए जो है वो अब लंबित हो गया है। वहीं कर्मचारियों का एरियर भी लाखों में बनता है। एक कर्मचारी का केवल एक ही किस्त मिली थी, वो भी जयराम ठाकुर की सरकार में मिली थी। ऐसे में 15 अगस्त तक अब कहीं पर भी प्रदेश में डीए मिलने की आस फिलहाल नहीं है। लेकिन आज क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी केंद्रीय कर्मचारी है, तो ऐसे में जितने भी प्रदेश के अंदर पूरे 12 जिलों में जो काम कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी, तो उनके लिए आज का दिन जो है वो अच्छा दिन है, क्योंकि इनको जो है वो जो 2% डीए की मांग कर रहे थे काफी लंबे समय से, वो केंद्र सरकार ने आज दे दिया है। 58 से 60% हो गया है। वहीं प्रदेश में 13% पहले ही चल रहा है पेंडिंग, और इनको 3 महीने का जनवरी, फरवरी, मार्च का इनको जो है वो एरियर भी मिलेगा डीए का। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज एक बड़ा फैसला लिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित विधायकों के वेतन का एक हिस्सा अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जो ऑर्डर्स निकाले गए हैं आज अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री की सैलरी का 50%, जो सीएम की सैलरी उसका 50%, डिप्टी सीएम, मंत्रियों के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन है उसमें 30%, तो जितने भी प्रदेश में चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, भाजपा के विधायक हो, उन सभी का 20% हिस्सा अगले 6 माह के लिए रोका जाएगा। यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 और 166 के तहत जारी किया गया है। सीएम सुक्खू ने इसकी घोषणा 2026-27 के बजट भाषण में की थी। हालांकि उस दिन सीएम ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स यानी क्लास 1 और जो क्लास 2 अधिकारी है उनका वेतन डेफर करने की भी घोषणा की थी, लेकिन हिमाचल दिवस पर सीएम ने जो रिकांगपिओ में हुआ वहां पर क्लास 1 और जो क्लास 2 की सैलरी डेफर का फैसला वापस ले लिया था।
आज के ऑर्डर में ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी डेफर करने का जिक्र नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन का भुगतान और स्थगित हिस्सा ई सैलरी सिस्टम और वेतन पर्ची में अलग अलग दर्शाया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। अधिसूचना में कहा गया है कि आयकर सहित सभी वैधानिक जो कटौतियां हैं वो पूर्ण वेतन पर ही लागू होगी ताकि भविष्य में लेखा संबंधी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। स्थगन राशि की गणना टैक्स और अन्य कटौतियों के बाद बचे वेतन पर ही की जाएगी। जो जनप्रतिनिधि हाउस बिल्डिंग एडवांस या मोटर कार एडवांस की किस्त चुका रहे हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि डीडीओ को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देकर किस्त कटौती के बाद बचे वेतन पर ही स्थगन का लाभ ले सकेंगे। यानी जो प्रदेश के सीएम हैं उनकी 50%, मंत्री हो गए, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनकी जो सैलरी है वो 30% डेफर हो गई है। तो ये मान के चलिए कि अभी फिलहाल पहले चरण में, क्योंकि सीएम ने कहा था कि क्लास 1 और क्लास 2 का, हालांकि पहले जब 15 अप्रैल का कार्यक्रम हुआ वहां पर तो वापसी ले लिया गया फैसला, लेकिन जब सीएम ने अपना संबोधन पढ़ा था भाषण का, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि क्लास 1 और क्लास 2 की जो सैलरी है वो भी डेफर की जाएगी, लेकिन इसको सरकार ने वापसी ले लिया है। तो माननीय का जो वेतन है वो डेफर कर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है पेंशनरों को लेकर के। हिमाचल में पेंशन मामलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी सिस्टम में ऐसी खामियां सामने आई है जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी एक पत्र में साफ कहा गया है कि पेंशन केसों में गंभीर कमियां पाई गई हैं और ये कमियां सीधे तौर पर फील्ड ऑफिस से जुड़े रिकॉर्ड में हैं। दरअसल मामला है कि जो मानव संपदा पोर्टल है उसका ये मामला है, जहां कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड और जो पेंशन से जुड़े दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं, लेकिन अब जो है वो एजी ऑफिस ने इन रिकॉर्ड्स में कई बड़ी खामियां पकड़ ली है। और जानकारी के मुताबिक कई कर्मचारियों की ई सर्विस बुक अधूरी है, जरूरी एंट्रीज भी पूरी नहीं की गई है, रिकॉर्ड सही तरीके से वेरीफाई नहीं किए गए हैं और यही वजह है कि पेंशन केसों में देरी और जो गड़बड़ी है वो सामने आ रही है। अब इस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और शिक्षा विभाग ने सभी जितने भी प्रदेश में डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनको ये ऑर्डर आज जारी कर दिए हैं कि सभी रिकॉर्ड तुरंत दुरुस्त किए जाए और हर कर्मचारी की जो ई सर्विस बुक है वो पूरी और जो वेरीफाइड है वो बिना पूरी वेरीफाइड करें पहले, उसके बिना जो है वो रिकॉर्ड के कोई भी पेंशन जो है केस आगे नहीं भेजा जाएगा। यानी जो उनकी सर्विस बुक है उसको प्रॉपर देखा जाए। खामियां होगी तो फिर से जो है वो जो एजी ऑफिस है उस पर जो है वो क्वेरी लगा देगा, तो वो फिर आप समझ सकते हैं कि उसमें दिक्कतें आ जाएगी। तो ऐसे में डिप्टी डायरेक्टर का कह दिया गया है कि जो भी आपने प्रॉपर उसका मैकेनिज्म है उसको आप पूर्ण तरीके से करें, इसमें खामियां पाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कोलकाता में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत में यह कहा है कि महिलाओं की असली हितैषी कांग्रेस है। सीएम सुक्खू ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 35 साल पहले आरक्षण का लाभ प्रदान किया था, जिससे साफ है कि कांग्रेस की सोच क्या रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल पास करवाने के पीछे केंद्र सरकार और भाजपा की साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाए हैं जो कि नाकाम हो गई है। विपक्षी सभी पार्टियों ने इस बिल को गिराकर यह साफ कर दिया है कि देश में किसी भी तरह की साजिश नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए था कि विधानसभा चुनाव के बाद वह सभी दलों को बुलाती और उनसे चर्चा करती, फिर बिल पारित करती। आपको बता दें, उन्होंने सीएम ने यह भी कहा है वहां पर कोलकाता में आज, वर्ष 2023 में विधेयक को सभी ने मंजूरी दी थी, उसे लागू भी किया जाना चाहिए था। अब नई साजिश इसमें नहीं होनी चाहिए थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसा केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा था, मगर यह साजिश नाकाम हो गई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में पश्चिम बंगाल में बताया कि हिमाचल में कांग्रेस ने जो गारंटियां जनता को दी थी उनको पूरा किया है। विकास का जो वायदा किया गया था उस पर काम चल रहा है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल में पूर्व भाजपा सरकार के समय डबल इंजन की सरकार भी थी, मगर वहां की जनता के साथ भाजपा ने धोखा किया है, ये सीएम ने आरोप लगाए हैं। आखिरी समय में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी गई, जिससे आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया गया। वर्तमान में केंद्र सरकार ने आरडीजी बंद कर दी है और विकास के सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा जिससे सबको रोजगार मिलता था उसे भी बंद कर दिया गया है, जिसका सभी राज्यों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने वेस्ट बंगाल की जनता से आह्वान किया कि वह कांग्रेस को चुनकर लाएं, जिसने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो सीएम जो है वो आज कोलकाता में थे, वहां पर उन्होंने प्रेस
कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें कही और आपको हमने बता दी है। और सीएम ने यही कहा है कि जो आरक्षण बिल कहीं ना कहीं जो है पारित नहीं हो पाया, जो है वो गिर गया बीते कल, क्योंकि इसमें वोटिंग जो होनी चाहिए थी वो प्रॉपर कह सकते हैं आप वोट नहीं पढ़ पाए, 2/3 बहुमत वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है पूरे देश में। और इसमें जहां भाजपा कह रही है कि जो कांग्रेस है वो महिला हितैषी नहीं है, महिला की विरोधी है, वही कांग्रेस कह रही है कि हम महिला हितैषी है, और जो भाजपा है वो महिला हितैषी नहीं है, उनके वो साजिश कर रही थी, उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव से रिलेटेड ये खबर है, सभी प्रत्याशियों को सुननी चाहिए ये खबर। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने पंचायती राज चुनाव में सुधारों और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र भरते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाता है या गलत घोषणा वो करता है, तो उसे 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करना पूरी तरीके से संवैधानिक और उचित है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा, जो इसकी धारा है, उसको संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में नामांकन दायर करते हुए ईमानदारी सबसे पहली शर्त है। मतदाता को यह जानने का पूरा अधिकार है, जो वोट डाल रहा है प्रत्याशी के लिए, कि वो जिसे चुन रहा है उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। जानकारी छिपाना मतदाता के अधिकारों का हनन है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था, जो कोर्ट गया व्यक्ति, उसने दिया था कि 6 साल की जो पाबंदी है बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। यदि सजा 5 साल से कम होगी तो दोषी व्यक्ति अगले चुनाव में फिर खड़ा हो जाएगा। इससे सजा का मकसद ही खत्म हो जाएगा। दोषी कम से कम एक अगला चुनाव न लड़ पाए। कोर्ट ने कहा कि यह मायने नहीं रखता है कि याचिकाकर्ता बाद में उस आपराधिक केस में बरी हो गया। सजा उसे अपराध के लिए नहीं बल्कि झूठी घोषणा के लिए दी गई है। एक व्यक्ति जो पंचायत का प्रधान बनना चाहता है, उससे पूरी ईमानदारी की जो है वो उम्मीद जनता करती है। आपको बता दें, मामला पुराना है, 5 साल पुराना ये मामला है। यह मामला मंडी जिला की ग्राम पंचायत पांगना का है और पूर्व प्रधान से जुड़ा हुआ है। वहां पर प्रधान जो है वो चुनाव तो जीत गया, लेकिन बाद में जो उसका जो प्रतिद्वंदी था वो कोर्ट जो चला गया, उसने कहा कि कोर्ट नहीं, वो डीसी के पास गया। डीसी को उसने कहा कि ये जो व्यक्ति है, जब इसने नॉमिनेशन भरा था उस वक्त इसने जो है वो इस पर आपराधिक मामला था, इसने छिपाया। फिर इसमें डीसी ने जांच बिठाई। डीसी ने जांच बिठाने के बाद क्या हुआ कि वो जो प्रधान था वो उसमें गलत ठहराया गया। उसके बाद डीसी ने एक्शन लिया, जो पावर डीसी के पास है संविधान के तहत, जो भी ये पंचायत राज एक्ट है। उसके बाद उसको जो है 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, मतलब कह सकते हैं चुनाव नहीं लड़ पाएगा 6 साल के लिए। फिर वो कोर्ट चला गया इस सजा को कम किया जाए, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है अगर आपने नामांकन जिस तरह भरेंगे, कोई भी गलत जानकारी दी, तो अगर आप पंचायत प्रधान बन भी जाते हैं उसके बाद भी आपको हटाया जा सकता है। तो इसलिए जब आप नॉमिनेशन करें पंचायती राज चुनाव के लिए, 22 तारीख के आसपास आचार संहिता लगने वाली है, तो आप उसमें सही जानकारी दें। उसके बाद जब भी डेट आएगी नॉमिनेशन की, तो अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो जीतने के बाद भी आप कुर्सी से हट सकते हैं। ये बड़ी खबर इसलिए है। अब आप सुनिए खबर और है। हाईकोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण रोस्टर के विवाद को लेकर हर रोज कई याचिकाएं दायर हो रही है। अब देखिए, पूरे प्रदेश से कई याचिकाएं आ रही है कि यहां पर आरक्षण रोस्टर सही नहीं है। कुछ सीटें ऐसी है जो पहले भी एससी के लिए थी, अब भी एससी के लिए आ गई। कुछ सीटें ऐसी है जो पहले महिला के लिए ओपन, महिलाओं के लिए आई थी, वो अब भी महिलाओं के लिए। तो बहुत सारी चीजें आ रही है, क्वेरीज आ रही है। अदालत ने अब क्या कर दिया है कि इन सभी प्रतिवादी प्रदेश सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग सहित अन्य विभागों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ इन सभी याचिकाओं पर अब 20 अप्रैल को एक साथ सुनवाई करेगी। याचिकाओं में पंचायतों में आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो जितने भी मामले गए हुए हैं पंचायत से रिलेटेड, देखिए एक चीज तो आपको बता देते हैं, जो न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर है उनकी जो खंडपीठ है वही अब सारे मामले देखेंगे पंचायत से रिलेटेड। और इनके पास 20 तारीख को केस गया हुआ है और उस दिन कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आने की पूरी उम्मीद है, जहां पर गलत तरीके से जो रोस्टर है वो जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए दावेदारी है वो चल रही है। इसके लिए मारामारी हो रही है सोशल मीडिया पर। सभी जो है वो चुनाव लड़ने के इच्छुक जो उम्मीदवार हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर बताना जरूरी है जनता के लिए। बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के तहत धधोल व पडियालग पंचायत से एक अलग होकर जो पंचायत बनी है, नवगठित पंचायत छंदो, ये नई पंचायत बनी है, नई पहली बार पंचायत बनी है अभी ये। इसने एक अनूठी मिसाल पेश करी है। इन्होंने आपसी भाईचारे को और जो एकता है उसको दर्शाया है।
पहली बार नई पंचायत बनने के बाद अमूमन पंचायत चुनाव होना तय माना जाता है, लेकिन छंदो पंचायत के लोगों ने विकास को प्राथमिकता देते हुए सर्वसम्मति से प्रधान, उप प्रधान और जो सभी वार्ड सदस्यों के नामों पर सहमति बना ली है। पंचायत में पूर्व प्रधान मेहर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने सहमति के साथ सभी पदों पर नाम तय किए हैं। हालांकि इच्छुक उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा गया है, जो उसके बाद भी नहीं मानेगा, लेकिन इसमें बनी गई है 100% सहमति। नवगठित छंदो पंचायत में 5 गांव छंदो, मरियानी, जसवानी, ढोरू और पनियाली, ये लोकल गांव है, वहां पर इनको शामिल किया गया है। सर्वसम्मति से सुभाष रणौत को प्रधान चुना गया है और जो बलजीत कश्यप है उनको उप प्रधान चुना गया है। इसके अलावा जो वार्ड सदस्य है उसमें जसवानी से सोनू, मरियानी से प्रकाश, पनियाली से बनीता, ढोरू से पूनम और छंदोह वार्ड से ओमकार के नाम पर सहमति बनी। यानी जितने भी वार्ड के, जितने भी गांव के लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ जिम्मा दिया गया है। तो अच्छी चीज है जी। अगर निर्विरोध कोई चुना जाता है तो उसमें सरकार भी पैसा देती है लगभग। इसमें जो चल रहा है, हालांकि इसमें तो अब जो है मंत्री विक्रमादित्य सिंह और इसमें एक कुलदीप सिंह राठौर, उनका भी बीच में एक बयान आया है कि जो निर्विरोध चुना जाएगा उनको विधायक निधि से पैसा जारी किया जाएगा। तो अगर आप चुनकर आते हैं निर्विरोध, और तो ऐसे में जो है वो सरकार भी आपकी जो प्रोत्साहन राशि हो तो मिलेगी ही मिलेगी। जो आपके माननीय विधायक चुनकर भेजी, चाहे कांग्रेस के विधायक को, भाजपा के, हालांकि अभी कांग्रेस के विधायकों ने ये ऐलान किया है, तो वो फिर कहीं ना कहीं जो है वो राशि देंगे आपको विकास कार्यों के लिए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने डीओ नोट पर आधारित तबादलों पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के डीओ नोट पर आधारित तबादलों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के तबादले केवल ऐसे ही कह सकते हैं आप माध्यम से करवाए जा सकते हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने तबादले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति से में भले ही याचिकाकर्ता और जो निजी प्रतिवादी का जो तबादला डीओ नोट के परिणाम स्वरूप हुआ हो, स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता जैसे अधिकारी जो मंडी, नेरचौक, सुंदरनगर स्टेशन और उसके आसपास लंबे समय से तैनात है, उन्हें केवल डीओ नोट आदि के आधार पर ही हटाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने 31 मार्च 2026 के तबादले के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद ये कोर्ट ने फैसला दिया है। इसके अलावा एक डीसी को झटका लगा है जी। हाईकोर्ट ने माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर न्यास की संपत्तियों के दुरुपयोग पर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सदावालिया और न्यायाधीश वीसी नेगी की खंडपीठ ने ट्रस्ट के धन से ली गाड़ी, जिसका इस्तेमाल उपायुक्त ऊना द्वारा किया जा रहा है, और मंदिर को दान की गाड़ी, जिसका उपयोग पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है, को जब्त करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अंकुर कालिया, कोर्ट गए थे ये अंकुर कालिया जी, इन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। उसमें जो सुनवाई हुई, उसके बाद मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव भाषा कला एवं संस्कृति व सह सचिव आयुक्त मंदिर को नोटिस जारी किया गया है। जो याचिकाकर्ता है जो कोर्ट गया है, उन्होंने उपायुक्त ऊना व आयुक्त मंदिर प्रबंधन समिति न्यास माता श्री चिंतपूर्णी जतिन लाल और आईएएस राघव शर्मा, तत्कालीन उपायुक्त ऊना व आयुक्त मंदिर प्रबंधन समिति माता श्री चिंतपूर्णी को भी प्रतिवादी बनाया है। राघव वर्तमान पंचायती राज विभाग के निदेशक है, वहां पर अब डीसी नहीं है। प्रार्थी ने मांग की है कि प्रतिवादी उपायुक्त जतिन लाल को मंदिर के कोष से खरीदी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा गाड़ी के किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने से रोका जाए, और यह निर्देश दिया जाए कि उक्त वाहन को जब्त कर अंतिम आदेशों के अधीन रखते हुए सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए। प्रतिवादी राघव शर्मा को 30 लाख रुपए की राशि का व्यक्तिगत बॉन्ड पेश करने के आदेश की मांग भी की गई है, जिसमें यह वचन दिया हो कि यदि हाईकोर्ट अंततः उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराता है तो वह 2,29,75,428 की राशि को ब्याज सहित निजी कोष से चुकाएंगे। प्रतिवादियों को 2022-24 की अवधि के लिए सभी वाहनों मारुति सुजुकी और टाटा सफारी की मूल लॉग बुक पेश करने के आदेश की मांग भी की गई है, ताकि उनके वास्तविक उपयोग और स्थिति का पता लगाया जा सके। तो ये सर बड़ी खबर इसलिए कि डीसी एक गाड़ी थी ले ली गई है मंदिर के उससे, तो लेकिन उसके बाद उसको यूज किया जा रहा था डीसी के द्वारा, और जो पुलिस का इसमें जिक्र किया गया है। तो अब इस पर जो हाईकोर्ट के ऑर्डर आए हैं, जब्त करने के ऑर्डर आए हैं, और इसमें अगर इसमें यह भी कहा गया कि जो उस वक्त के तत्कालीन जो चाहे वो डीसी हो, अब चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में हो, उसमें जो है वो इनसे पैसा भी वसूला जाएगा, बॉन्ड आपका जिसका हमने जिक्र किया है। इसके अलावा प्रदेश के हजारों लाखों जो लोग हैं उनके लिए खबर जो है वो राशन डिपोओं को लेकर के, जो राशन लेते हैं डिपो से, उसमें जो एपीएल उपभोक्ताओं को आटे का पूरा कोटा फिलहाल अभी भी नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से आटे के कोटे में की गई कटौती इस महीने भी जारी रहेगी, जिससे लाखों परिवारों को बाजार से महंगा आटा ही खरीदना पड़ेगा।
पिछले 3 महीनों से चल रही इस कटौती के बीच अब विभाग ने राशन कार्ड पर मिलने वाली दालों के दामों में भी थोड़ा सा जो है फेरबदल किया है। फरवरी में 11 किलो जबकि मार्च और अप्रैल में 12 किलो आटा मिला था और अब मई में भी यही मात्रा तय की गई है, इसमें बढ़ाया नहीं गया है। चावल की सप्लाई में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और उपभोक्ताओं को 6 किलो ही चावल मिल रहे हैं। वहीं रिफाइंड की सप्लाई की बात करें तो अभी डिपो में नहीं पहुंच पाई है और जबकि इसके लिए ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, हालांकि आ जाएगा इसके बाद। दालों के दाम में जो है बदलाव किया गया है। दालों के नए दाम क्या है? उड़द की दाल 13 रुपए और मलका मसूर 1 रुपए महंगी हो गई है, जबकि चना दाल 11 रुपए जो सस्ती हो गई है। चने की दाल थोड़ी सस्ती हुई है, बाकी महंगी हुई है। और NFS से उपभोक्ताओं को उड़द 79 रुपए और चना 61 रुपए और मसूर 67 रुपए मिलेगी अब कोटे में। वहीं APL उपभोक्ताओं के लिए जो उड़द की दाल 94 रुपए मिलेगी, चना 66 और मसूर के दाम 72 रुपए प्रति किलो की जो है वो दाल इनको मिलने वाली है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे पूर्व सैनिकों के लिए मानद पद बहाल करने के आदेश जारी किए हैं, राहत दी है। इस नई व्यवस्था में सेवा काल के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। इसमें 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर हेड कांस्टेबल और जो 15 वर्ष की सेवा पर सहायक उप निरीक्षक का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से जारी आदेशों में अब सेवा काल के आधार पर इन कर्मियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। प्रदेश पुलिस में भर्ती के दौरान 15% कोटा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। वर्तमान में पुलिस बल में लगभग 2500 से 3000 पूर्व सैनिक कार्यरत हैं जो सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें इस निर्णय से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से लंबित इस मांग के पूरा होने से पूर्व सैनिकों के मनोबल में वृद्धि होगी और उन्हें उनकी सेवाओं के अनुरूप सम्मान मिल सकेगा। तो ये जो पूर्व सैनिक है जी, उनके लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने आज 3 HS अधिकारियों को इधर से उधर किया है, यानी रिशफलिंग की है। वहीं 2 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव सचिन कंवल को राज्य ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है, जो कि इस पद का अतिरिक्त जिम्मा देखेंगे। शिवम प्रताप सिंह से यह कार्यभार वापस ले लिया गया है। अतिरिक्त सचिव राजस्व एवं आवास सुनील वर्मा, जिनके पास निदेशक स्टेट का अतिरिक्त जिम्मा भी था, उनको अब अतिरिक्त सचिव राजस्व एवं आवास का पद ही दिया गया है। टंडन कपूर इनको अतिरिक्त निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन को अतिरिक्त महानिदेशक भाषा कला संस्कृति के पद पर तैनाती दी गई है, जबकि भानु गुप्ता संयुक्त निदेशक भाषा संस्कृति को वहां से बदलकर निदेशक स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है। संजीव कुमार उप सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को निदेशक लघु बचत का जिम्मा भी दिया गया है, जो कि अनिल कुमार को इस अतिरिक्त दायित्व से मुक्त करेंगे। तो ये रिशफलिंग हुई है, किसको अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। बागवानों को लेकर बड़ी खबर है। प्रदेश में बर्फबारी से सेब को होने वाले नुकसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। राज्य के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसे लेकर आज हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बागवानी विभाग एक प्रस्ताव तैयार करेगा और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तावित मीटिंग में इसे मंजूरी के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की है। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद सेब बागीचों को बर्फबारी से होने वाले नुकसान एड ऑन आधार पर बीमा कवर में शामिल होगा। इसके बागवानों को अलग से प्रीमियम भरना होगा, यानी बर्फबारी से नुकसान मेन कवर में नहीं बल्कि एड ऑन आधार पर मिलेगा। आपको बता दें, फसल बीमा योजना के तहत किसी बागवान ने यदि अपने सेब बगीचे का बीमा करवा रखा है तो उसे सूखा, बाढ़, बेमौसमी बारिश, आंधी इत्यादि से नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिलता है। इसके लिए बागवानों को लगभग 75 रुपए प्रति प्लांट प्रीमियम भरना पड़ता है। ओलावृष्टि अभी मेन कवर में नहीं है, इसलिए यदि ओलावृष्टि से फसल को होने वाला नुकसान का भी बीमा करवाना है तो बागवानों को एड ऑन स्कीम के तहत लगभग 23 रुपए प्रति प्लांट एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है, यानी कुल 98 रुपए प्रति प्लांट देना होता है। बागवानी विभाग ने कुछ दिन पहले सरकार को ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को एड ऑन से हटाकर मेन कवर में डालने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, मगर बागवानी मंत्री ने इसे रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि राज्य के बहुत कम हिस्सों में होती है, ऐसे में यदि ओलावृष्टि को मेन कवर में डाला जाता है तो उससे प्रीमियम की जो राशि है वो बढ़ जाएगी। इसकी मार फिर पूरे प्रदेश के बागवानों पर पड़ेगी। इसे देखते हुए ओलावृष्टि को एड ऑन ही रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बर्फ से होने वाले नुकसान को एड ऑन किया जाएगा ताकि बागवानों के नुकसान की भरपाई हो सके। तो ये आज जो बैठक हुई है सचिवालय में, मंत्री ने आदेश दिए हैं, आपको हमने बता दिया है। इसके अलावा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद से देश भर में सियासत गर्मा गई है। मुद्दे पर सियासी बयानबाजी चल रही है। इसी मामले पर आज अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि लोकसभा में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। जगत सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री महिला सांसदों से डरकर संसद में नहीं आते हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं, वे खुद को महिला हितैषी कैसे कह सकते हैं। नेगी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि इस बिल के पीछे बड़ा षड्यंत्र था और भाजपा राजनीतिक लाभ की मंशा से बिल लेकर आई थी। उन्होंने आरोप लगाए हैं यह महिला आरक्षण संशोधन विधेयक राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया है और इसके पीछे भाजपा की बड़ी साजिश थी। बीजेपी महिलाओं को वास्तविक आरक्षण देने के पक्ष में ही नहीं है बल्कि परिसीमन की आड़ में अपनी रणनीति बना रही है जिसका फोकस पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के चुनाव हैं। नेगी ने कहा कि इस प्रक्रिया में छोटे राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश को नुकसान होगा क्योंकि यहां सीटें नहीं बढ़ेगी जबकि बड़े राज्यों में सीटों में वृद्धि की जाएगी। 1996 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी जिसका उस समय बीजेपी ने विरोध किया था, इसलिए कांग्रेस को महिला विरोधी कहना गलत है जबकि महिला विरोधी तो भाजपा है। बीजेपी संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने आरोप लगाए हैं। संसद में राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेगी ने कहा कि जादूगर और मदारी जैसे शब्द असंसदीय नहीं है, पता नहीं क्यों जो है नेता प्रतिपक्ष को ये शब्द असंसदीय लग रहे हैं। इसके अलावा आज शिमला में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी प्रेस वार्ता की है। उन्होंने मीडिया में बातचीत में कहा कि उन्होंने कंगना रनौत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत के एक बयान पर एक जो बयान उन्होंने दिया था उसको उन्होंने तथ्यहीन और हास्यास्पद बताया है। दरअसल कंगना रनौत ने संसद में अपने संबोधन के दौरान हिमाचल विधानसभा में महिला विधायकों को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में केवल 68 विधायकों में से केवल एक ही महिला विधायक है। उनके इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर लोग इसे गलत बताते हुए उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। अब पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के बयान को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 3 महिला विधायक हैं जिनमें एक भाजपा और 2 कांग्रेस से हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें यह तक पता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कितने महिला एमएलए हैं, वह महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है जो पूरी तरीके से हास्यास्पद है। विक्रमादित्य सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बिल का समर्थन में है लेकिन भाजपा इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका आरोप है कि चुनावी माहौल को देखते हुए यह मुद्दा भाजपा द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज अपने गृह क्षेत्र सराज के थुनाग में महिलाओं के साथ विशाल रोष प्रदर्शन में भाग लेते हुए प्रदेश सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में जो कांग्रेस उस पर प्रहार किया है, उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संशोधन का विरोध करके इन दलों ने यह सिद्ध कर दिया, विपक्षी दलों ने, कि वे महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार देने के पक्ष में ही नहीं है, जिसके लिए देश की जो मातृशक्ति है वो कांग्रेस और जो और दल हैं उनको कभी माफ नहीं करेगी। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक गांधी परिवार तक ही सीमित होकर रह गई है और वह राजनीतिक के क्षेत्र में अन्य प्रतिभावान जो महिलाएं हैं उनको आगे आना ही नहीं देना चाहती है। यही कारण है कि दशकों के बाद लंबे इंतजार के बाद मातृशक्ति को मिलने वाला आरक्षण का अधिकार आज कांग्रेस की जो महिला सशक्तिकरण विरोधी राजनीति है उसकी भेंट चढ़ गया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि महिलाओं के साथ किया गया यह व्यवहार केवल नाइंसाफी नहीं बल्कि एक अक्षम्य अपराध है जिसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज शाम इसी को लेकर के 8:30 बजे प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो देश की जनता को संबोधित करेंगे। अब आप एक बड़ी खबर जो पिछले लगभग 15-20 दिन से बहुत अधिक चल रही है वो चेस्टर हिल मामले में है। इस पर आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान आया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मीडिया में आज बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले ही कार्रवाई के आदेश सरकार ने दे दिए हैं और डीसी और जो एसडीएम हैं उनको जांच के लिए फ्री हैंड दिया गया है, किसी की रोक टोक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला बड़ा है इसलिए कुछ लोग इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच पूरी पारदर्शिता के साथ चली हुई है और जांच अधिकारियों पर किसी तरह का दबाव नहीं है। नेगी ने स्पष्ट किया है कि चेस्टर हिल में हुए बेनामी सौदों और धारा 118 के उल्लंघन की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा शिमला जिला के ठियोग थाना पुलिस ने आज चिट्टा तस्करी के मामले में जो फॉरवर्ड एक लिंकेज है उसके आधार पर एक कोर्ट के चपरासी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 12 अप्रैल को ठियोग थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामले में की गई है। चिट्टा तस्करी मामले में बीते कल पुलिस ने एक बैंक अधिकारी को गिरफ्तार किया था और 12 अप्रैल को पुलिस थाना ठियोग की टीम ने नंगल देवी के पास एक कार को रोककर तलाशी ली थी। इस दौरान कुलदीप वर्मा उर्फ आशु निवासी नल्हिया के कब्जे से 8.34 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि बरामद चिट्टा हितेंद्र मेहता उर्फ रिंकू को सप्लाई करने जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी और वित्तीय साक्ष्य की जांच की जिसमें दोनों आरोपियों के बीच व्हाट्सएप चैट में नशे के कारोबार से जुड़ी जो बातचीत है वो सामने आई। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से किए गए जो भुगतान है उसकी भी पुष्टि हुई।
पुख्ता साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने हितेंद्र मेहता उर्फ रिंकू, जो कि JMFC कोर्ट ठियोग में चपरासी के पद पर कार्यरत है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में उसकी संलिप्तता पाए जाने पर धारा 29 NDPS जो एक्ट है उसको भी जोड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में कल मौसम खराब रहेगा, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में। बाकी जिलों में जो है वो मौसम कल बिल्कुल साफ रहने वाला है। और सूचना है कि जो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का पूर्वानुमान है 23 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम साफ है। तो ये मान के चलिए कि 3 जिलों में जो हमने बताया आपको, वहां पर थोड़ा मौसम खराब रहेगा, बाकी जिलों में मौसम जो है वो साफ रहने वाला है। अगले 3-4 दिन प्रदेश में जो है वो थोड़ा गर्मी का एहसास होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेंगे। आज भी काफी गर्मी का एहसास हुआ है। तो मौसम का जो आधिकारिक अपडेट है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जो जारी होता है, डॉपलर सैटेलाइट के माध्यम से जो अपडेट आता है, आधिकारिक अपडेट, वो आपको मैंने बता दिया है। 23 अप्रैल तक मौसम साफ ही है। कल थोड़ा सा मौसम जरूर खराब है, 3 जिलों में हमने बता दिया है आपको। तो जो बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। बुलेटिन शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। बाकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी आप तक हमने पहुंचा दी है। धन्यवाद।